हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट पेपर 1 आपको देना है तो ईवीएस बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ईवीएस जो 30 नंबर का होने वाला है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्लास 3 से 5 तक के बुक को अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हैं ईवीएस के बुक में, वो एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन वहीं से उठा करके सीटेट में पूछा जाता है। तो आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 3 से 5 तक का जो ईवीएस का बुक है, वो लाइन बाय लाइन महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं। उसमें से क्या महत्वपूर्ण है उस लाइन में से? सब तो है नहीं। 3 से लेके 5 तक की जितनी बुकें हैं ईवीएस की, उसमें सब तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो की पॉइंट है, उसको हमने छाँट करके आपके लिए एक स्लाइड बनाया है, वन लाइनर बनाया है। यदि आपने यहाँ से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आप सीटेट पहले पेपर में ईवीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर एक वीडियो में हो जाएगा तो पार्ट 2 भी हम इसका लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, ईवीएस संपूर्ण एनसीईआरटी का निचोड़ है, हिंदी मीडियम है। जो किताबों में है वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए, पक्षी और जानवर और स्कूल से रिलेटेड कुछ आपकी किताब में है। उसमें बताया गया है कि जो सीमेंट का पुल है वह सामान्य क्षेत्र यानी समतल या पानी के ऊपर बनता है। ट्रॉली, जिसे लद्दाख में उपयोग किया जाता है पहाड़ी इलाकों में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है कहाँ? ये असम में, यानी असम में। ठीक है। देखिए, एग्जैक्ट लाइन उठा के पूछता है, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है, और आपको मिलाना होता है, ऐसे मिलान करना होता है। ठीक है ना? तो ध्यान से पढ़िएगा। बल्लम, जो एक लकड़ी की छोटी नाव होती है, वह केरल में होती है। बल्लम केरल में एक लकड़ी की छोटी नाव है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में, जिसे राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं उसको। ठीक है ना? आगे अगर बढ़ें, बैलगाड़ी का उपयोग होता है मैदानी इलाकों में, अर्थात गांवों में। रास्ते पथरीले और असमान होते हैं कहाँ? पहाड़ों में, उत्तराखंड में। ठीक है ना? ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 3 की किताब में है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है? जो पक्षी होते हैं एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकते हैं। जब एक बिल्कुल सामने देखते हैं, तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। जब पक्षी बिल्कुल ठीक सामने देख रही होती है, तो उस वक्त उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास के चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है। और जब अलग-अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है ना? या अभी आपको सामान्य लग रहा होगा, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे इस वीडियो में, आपको और दिखने लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये सेशन है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, चीज़ वही चीज़ एक पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक है ना? एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद जो कान के रूप में होते हैं, उन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करते हैं? सूंघते हैं। छिपकली के भी छोटे-छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, मिलान करने आएगा तो मिला लीजिएगा। और जो मगरमच्छ होता है, इसके भी छोटे-छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे-छोटे कान होते हैं छेद के जैसे, लेकिन हम लोग उसे क्या करते हैं? आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों पर अलग-अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना
कोई पैटर्न नहीं होता। और कान वाले जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे जन्म देते हैं, और शरीर के बाहर बिना कान वाले जानवर यानी जिनके बाहर कान नहीं होते हैं ऐसे जानवर अंडे देते हैं। मिलान करने के लिए आएगा, मिलान करिएगा, ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है ना। जिन जानवरों के बाहर कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के भीतर कान होते हैं यानी बाहर कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाथी से रिलेटेड एक चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, ईवीएस के बुक में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे याद है जब मैं भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा था तो उस समय हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया हो जाती है, ठीक है ना। पूछेगा क्या सही है, इनमें से क्या गलत है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वो झुंड की मुखिया होती है, ठीक है ना। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, वह 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कीचड़ हाथी के लिए जरूरी होता है क्योंकि वह उसकी त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी कीचड़ में लौटती है क्यों? क्योंकि वह उसके त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी के बड़े कान पंखे की तरह काम करते हैं। वह खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते रहते हैं, या फड़फड़ाते रहते हैं यानी उसको क्या करते हैं, चलाते रहते हैं, ठीक है ना, अपने दोनों कान को। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं, ठीक है ना। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उसके क्या होते हैं, बच्चे। आइए खेजड़ी गांव आपकी किताब में है, उसको भी देख लेते हैं। खेजड़ी गांव जो राजस्थान के जोधपुर के पास है। 3 साल पहले इस गांव में लोगों को बचाया था। 3 साल पहले इस गांव ने क्या किया था, लोगों को बचाया था। खेजड़ी गांव के लोग विश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विश्नोई। और यह हिरन के बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं। खेजड़ी गांव का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना खड़ा हो सकता है। खेजड़ी गांव का पेड़ जो है ज़्यादा पानी के बिना भी वो बड़ा हो सकता है। उसमें पानी की बहुत ज़रूरत नहीं है और वो बड़ा हो जाएगा। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना। आगे मधुमक्खियों की बात करें, एक चैप्टर मधुमक्खी से रिलेटेड है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर, और मछली पालन को पीसी कल्चर, और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपके। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचहा गांव है, ठीक है ना। बोचहा इसलिए क्योंकि आपकी किताब में बोचहा का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं, और प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छाते में केवल कुछ नर होते हैं, ठीक है ना। छाते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। क्या होती हैं, श्रमिक। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। खाना और भाषा से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जान लीजिए। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू चावल, मीठा दाल, फाफड़ा, जलेबी। और कालीकट शहर जो कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित एक शहर है। यह आपकी किताब में आया है इसलिए मुझे लगा कि इसको भी नोट डाउन करना चाहिए। कालीकट एक शहर है जो कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें मिलती हैं। ये आपके किताब में है, जब बच्चे सैर के लिए निकलते हैं उसमें, ठीक है ना। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। गुजरात से जब ट्रेन केरल के लिए निकलेगी तो किन किन राज्यों से होके जाएगी, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर पहुंचेगी केरल, ठीक है ना। भाषा और राज्य, किन राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, आपके किताब में भी इसका जिक्र किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, मलयालम केरल की भाषा है, कोंकणी
कर्नाटक, कुछ महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कोंकणी जो है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी। देखिए, भले ही आपका इस वीडियो में मन ना लगे, लेकिन ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है। आगे देखिए, उसी में जिक्र किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी का, जो एक वेट लिफ्टर हैं, ठीक है ना, जो वेट लिफ्टर हैं यानी भार उत्तोलक हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थीं तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, ठीक है ना। भारत के बाहर इन्हें 29 मेडल प्राप्त हैं। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। क्या? फेरी, ठीक है ना। फेरी जो है वो केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की क्या है? नाव है। ध्यान रहेगा आपको। आगे आइए, फूलों की घाटी उत्तराखंड के पहाड़ियों में पाई जाती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ियों में फूलों की घाटी है। गेंदा, केनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। किसका? गेंदा का, केनिया का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? इत्र के लिए। मधुबनी पेंटिंग, देखिए मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी बिहार का एक जिला है जहाँ की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है, ठीक है ना। क्या प्राप्त है? जीआई टैग। आप देख सकते हैं, यही है मधुबनी पेंटिंग। इससे रिलेटेड भी एक चैप्टर है आपके किताब में। इनमें जो चित्रकार है, ठीक है ना, इसमें जो चित्र है इसे ही मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। यह लोक कला का एक महत्वपूर्ण रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है और उसी के नाम से इसका नाम पड़ा, इस पेंटिंग का नाम पड़ा। यह कैसे बनाया जाता है? तो यह चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में आप देख सकते हैं जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, मछली और कई जानवरों को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये रहा मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके किताब में है। बेलवानिका गांव कर्नाटक में है। गिजुभाई बधेका जो गुजरात के रहने वाले थे, उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक भारतीय रॉबिन जो है अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है, पत्थरों के बीच में देती है, ठीक है ना। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। कोयल कौओं के घोंसलों में अपना अंडा देती है, ठीक है ना। हिलगुड़ी कर्नाटक में है। हिलगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीम संघ। रेगिस्तान में ओक का एक पेड़ है, ओक, ठीक है ना, उसका एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, ध्यान रखिएगा। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और ओक के पेड़ के जड़े, ओक की पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जो पानी है वो पेड़ के तने में जमा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब आते हैं बिहू। बिहू की भी चर्चा है आपकी किताब में। देखिए, असम के चावल की जब नई फसल पैदा होती है ना, असम में जब चावलों की नई फसल पैदा होती है उस अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। आपके यहाँ उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है और असम में उसे बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बिहू माघ महीने में 14 और 15 जनवरी को, और आपके यहाँ खिचड़ी भी 14 और 15, जिसे आप मकर संक्रांति कहते हैं, कुछ जगह पे खिचड़ी कहते हैं। इसे माघ महीने में 14 और 15 जनवरी को या आसामिया कैलेंडर के 10वें महीने में, 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। क्या? बिहू। बिहू कहाँ का त्यौहार है? तो यह है असम का।
बिहू के अवसर पर बांस से एक भेला घर बनाते हैं। भेला जो तीनों तरफ से उसको सजाया जाता है, भेला घर बनाते हैं और उसके चारों ओर घूमकर बिहू नृत्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहू कहाँ का नृत्य है? तो असम का। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है और मलयालम में पिता के छोटे भाई को चितप्पन कहते हैं। मलयालम में पिता का जो छोटा भाई होता है उसको चितप्पन कहते हैं और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजमा। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। ठीक है ना? परेड में कुल कितने आदेश दिए जाते हैं? लगभग 36। थोड़ा हाँ ठीक है, देख लीजिएगा। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखता है, जिसमें 7 रंग दिखते हैं। तिब्बती, जिसे भोटी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली वह एक भाषा है। भोटी भाषा कहाँ बोली जाती है? लद्दाख में। भोटी भाषा में माँ को आमाले और पिता को आबाले कहते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी ढूंढ सकता है और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे तरल पदार्थ छोड़ देती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। एक ऐसा गंध और तरल पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सूंघ करके बाकी चींटियां उन्हीं रास्तों में आती हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके हमारे पैर के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बनी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इस जगह पर कोई बाहरी कुत्ता आया था। ये सब आपकी किताब में है और ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। जैसे हम बहुत सारे रंगों को देख पाते हैं, लेकिन जानवर उतने रंगों को नहीं देख पाते। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काला ही देख सकते हैं, सफ़ेद और काला। ठीक है ना? सांप के बाहरी कान नहीं होते, तो फिर जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है और उसी से भागता है या आता है। ठीक है ना? स्लॉथ एक जानवर होता है जो भालू जैसा दिखता है पर भालू होता नहीं है। वह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटका कर मस्ती से सोता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खा करके वह पलता है। लगभग 40 वर्ष की उम्र में वह 40 वर्ष तक जीवित रहता है और उस 40 वर्ष में वो 8 ही पेड़ों तक घूम पाता है, यानी 8 ही पेड़ों पर इधर उधर, कुल मिला के अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ तक ही वह घूमता है। ठीक है ना? बाघ की मूंछ, आइए देखते हैं। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेती है। बाघ की मूंछों से उन्हें अंधेरों में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलता है। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं और यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना? एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है कि इस इलाके में कोई बाहरी बाघ आया था। बाघ का जो गुर्राना है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अलग अलग आवाज़ें निकालता है। बाघ गुर्राने की अलग आवाज़ें हैं। बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है, कराहना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर पहचान लेता है। अगर कहीं से आवाज़ आ रहा है तो बाघ ये पहचान सकता है कि यह शिकारी के आने से हिला है या हवा के चलने से हिला है। ठीक है ना? बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, जिससे वह बाहरी आवाज़ों को सुन लेता है। हाथी को दांत के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए और हिरण को
कस्तूरी के लिए मारा जाता है। ध्यान रखिएगा, हाथी को किस लिए मारते हैं लोग? दांतों के लिए, उनके दांतों से अलग अलग माला, कंघी इत्यादि बनाने के लिए। गेंडे को सींग के लिए, उसके जो एक सींघा गेंडा होता है उसको उसके सींग के लिए मार देते हैं लोग। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए लोग मारते हैं, और कस्तूरी को हिरन को कस्तूरी के लिए मार देते हैं। इसलिए यह सभी जानवर अब लुप्त होते जा रहे हैं। सभी कहाँ अब लुप्त होते जा रहे हैं। रेड डेटा बुक, ठीक है ना, आने वाले समय में आप इन्हें मुश्किल से देख पाएंगे। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया जो नाच होता है उसमें भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। और यह कौन करता है? कालबेलिया जाति यानी सपेरे लोग करते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही हैं जो जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ठीक है ना। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस जो एसिड अम्ल की तरह होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, कीट मकोड़ों, मेढकों इत्यादि छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें सब इन पौधों में सबसे ज़्यादा जो फेमस पौधा है वह है निपेथिन्स। निपेथिन्स पौधा बहुत मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में भी पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं और अंदर फंस जाते हैं, फिर बाहर निकल नहीं पाते हैं। ऊपर से ढक्कन होता है, जैसे भीतर जाते हैं ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और भीतर ही मर जाते हैं। 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने वेलक्रो बनाने का सफल प्रयास किया। वेलक्रो जो आपके जूते चप्पल में वो ब्लैक कलर का सटने वाला होता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ सब्जियां और किस देश से आई उसको भी देख लेते हैं। पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से मिर्च लाए। मिर्ची कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। कौन लाया? पुर्तगाल व्यापारी। भिंडी अफ्रीका से। यूरोप से आया गोभी और मटर। बाकी भारत के असम से चाय आया। बाकी सब भारत का है, जैसे बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, मेथी, टिंडा, ये सभी कहाँ के हैं? सब्जी, ये सब भारत के हैं। चीन से सोयाबीन आया। सोयाबीन कहाँ से आया भाई? चीन से, ठीक है ना। ये कुछ देश थे और वहाँ से आने वाली सब्जियाँ थी। ये तो आपका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो आप जितने लोग, अगर वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द हम आपके लिए लाएंगे। अगर किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।